मेरा नाम आरुषि है। जब मेरी पड़ोसन ने पहली बार वो बात की तो दिल में मैं हंसी थी। सच में मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई मजाक कर रही हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। मेरे पति ऐसे आदमी नहीं है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत। लेकिन वो चुप नहीं हुई, जैसे किसी तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रही हो। कहने लगी, अरे बहन, आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तक तो वफादारी का गाना गाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिल को कोई कमी महसूस हो, कोई और बहाने लग जाता है तो उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और तुम्हारे तो वैसे भी बच्चे नहीं हैं। तुम्हारी शादी को 15 साल हो गए और मर्द को हमेशा संतान चाहिए होती है, अपना वारिस चाहिए होता है। मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी बात का बोझ अपने दिल से धकेल रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, 15 साल हो गए, एक बार भी उन्होंने मुझे संतान न होने का ताना नहीं दिया। और यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी है। मेरी कमी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मेरी पड़ोसन ने मेरी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वो मुझे यकीन दिला देना चाहती हों। कहने लगी कि बस तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी बात मान लो, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। तुम्हारा पति शरीफ होगा, लेकिन वो आदमी है, और आदमी के दिल का क्या पता कब कहाँ बहक जाए। मैंने कहा, अरे, वो अब 40 साल के हो चुके हैं, सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अब कौन सी दूसरी शादी करेंगे। वो कहने लगी कि बस तुम यही समझती रहना। ये कहकर उसने चाय का कप उठाया और खामोशी से चलती बनी। उस रात में देर तक छत पर बैठी रही थी। मौसम बदल रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। मैंने उसे दबाने की कोशिश की, जैसे बीते हुए समय के पलटे हुए समय को बंद कर दूं। मेरे पति आदेश इन दिनों देर से घर आते थे, लेकिन घर आकर हमेशा की तरह मुस्कुराकर मेरे हालचाल पूछते थे, और हम दोनों खाने की टेबल पर बैठकर बातें करते थे। छोटी छोटी बातें, जैसे आज का दिन गुजरा, खाने में नमक ठीक था या नहीं, पौधों को पानी दिया या नहीं। जिंदगी मामूली सी चल रही थी, लेकिन उस दिन जब मेरे पति घर आए तो बहुत अलग थे। दरवाज़ा जैसे ही खुला, मैंने उनको अंदर आते हुए देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी सीरियसनेस थी, न मुस्कुराहट थी, न उन्होंने मुझसे कुछ कहा। मैंने उनसे कहा कि आज दोपहर आपने खाना खा लिया था या नहीं। उन्होंने कहा कि भूख नहीं थी। मैंने कहा, क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे वहाँ कोई कहानी लिखी हो जो वो जुबान से कहने से कतरा रहा हो। अगले दिन सब कुछ रोज के मुताबिक था। वो ऑफिस से वक्त पर वापस आ गए, खाना खाया, टीवी देखा और सो गए। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ बदल चुका है। शायद मैं, नहीं वो नहीं, शायद हम दोनों ही। ये शायद बस मेरा दिल धड़कना भूल गया था, जिस पर मैंने पड़ोसन की बात पर हंसी मारी थी। आदेश के बदलते हुए व्यवहार को मैंने खुद पर सवार होने नहीं दिया था। मैंने खुद को बिजी रखा, जैसे कुछ भी गैर मामूली नहीं हो। मेरे घर में एक्वेरियम था और उसमें मछलियाँ थीं। मछलियों की सफाई, पौधों की कटाई, चाय के नए टेस्ट आजमाना, अपनी सिलाई कढ़ाई। मैं सारा दिन खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखती थी, लेकिन शाम वही खालीपन लिए लौटती जो अब आदेश की खामोशी में छुपाने लगी थी। वो आते ही हालचाल पूछते थे, लेकिन अब सिर्फ दरवाज़ा खोलते थे, जूते एक तरफ रखते थे और सीधे हाथ मुंह धोने के लिए चले जाते थे। वो वापस आते तो मैं उनके लिए चाय तैयार रखती थी, लेकिन चाय पीते हुए भी अब वो अक्सर खामोश रहते थे। कप थाम कर बस ऐसे ही घूरते रहते थे, जैसे उनके अंदर कुछ चल रहा हो। मैंने एक बार कहा, आदेश, चाय का टेस्ट तो अभी भी वही है ना? उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे, हाँ, तुम जैसी चाय बनाती हो ऐसी चाय कोई नहीं बना सकता। उनके शब्द तो अच्छे थे, लेकिन आवाज़ में जो खालीपन था वो रोज़ मुझे महसूस होने लगा था। ऐसे जैसे तारीफ का मतलब ना हो, बस मामूली से शब्द हों। एक दिन वो देर रात घर आए। उनके चेहरे पर थकन और कुछ उदासी थी। खाने के टेबल पर बैठे तो मैंने बस मामूली सी बात कही कि आज कुछ स्पेशल बनाया है आपके लिए, टेस्ट तो करो। उन्होंने निवाला लिया और कहा कि ठीक है।
मैंने कहा, सिर्फ ठीक है, तुम्हें तो बैगन का भरता बहुत पसंद है, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। उन्होंने थोड़ी देर के बाद चम्मच रख दिया और धीरे से कहने लगे कि कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। मैं उनकी बात पर चौंक गई थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो आदेश? जैसे उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिल रुक गया हो। मैंने धीरे से पूछा, कोई परेशानी है आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, बस सोच रहा था कि अगर कोई बेटा होता या बेटी तो घर कुछ और ही होता, तो घर में रौनक होती, कुछ और जीने का मकसद होता। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई थी। 15 साल में पहली बार उन्होंने मुझसे औलाद का जिक्र किया था, इस अंदाज में किया था। इससे पहले वो हमेशा यही कहते थे कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, और आज ये बात मैंने अपनी नज़र प्लेट पर जमा ली थी और नरमी से कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है आदेश, तुम जानते हो। मैंने हर तरह के इलाज करवाए हैं, डॉक्टर, वेद, बाबा, मैं हर किसी के पास गई हूँ। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की है, बस कभी कभी दिल हार जाता है। कमरे में खामोशी छा गई थी। हमने वो रात कुछ कहे बिना गुजार दी थी। अगले दिन वो जल्दी से ऑफिस चले गए थे। मैंने उनके चेहरे पर अजीब सी लाचारी देखी थी, जैसे वो मुझसे बचना चाहते हों। उसी दिन मेरी बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ गई थी। उनके बच्चों की शरारतें, हंसी, शोर शराबा, सब कुछ घर को जैसे जिंदा कर गया था। आदेश ऑफिस से वापस आए तो उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़े थे। बच्चों को गोद में उठाया, उनके साथ खेलने लगे। मैंने बरसों के बाद उनके चेहरे पर वो पुरानी चमक देखी थी। मेरे छोटे भांजे ने कहा कि अंकल जी, आप मुझे खिलौना देंगे? आदेश ने फौरन हाँ किया था। कहने लगे, मैं कल तुम्हारे लिए कार लेकर आऊँगा। दूसरी सुबह ऑफिस जाते हुए बच्चों के लिए चॉकलेट और टॉयज छोड़ गए थे। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया था। मैंने कभी अपने पति को इस तरह बच्चों से जुड़े हुए नहीं देखा था। वो पहले बच्चों की आवाज़ से भी जल्दी उलझ जाते थे। अब वो शाम को आकर उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, कार्टून देखते थे, उनके साथ गेम खेलते थे। मेरी बहन हंसते हुए कहती थी कि जीजू तो मेरे बच्चों से ज़्यादा बच्चे बन गए हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, लेकिन दिल के अंदर कोई खाई बनती जा रही थी। एक शाम मेरे पति बैठे हुए थे, बच्चों के साथ ब्लॉक जोड़ रहे थे, जब मेरी बहन ने आकर मुझसे कहा कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें जीजू जैसे मोहब्बत करने वाले पति मिले हैं, बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, वो सच में बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं, लेकिन अंदर से मुझे पहली बार ऐसा लगा था, शायद वो कमी जो मुझे महसूस हो रही थी वो अब शब्दों में ढलने लगी है, जैसे बरसों की खामोशी अब शब्दों में बदल रही है, एक और रिश्ता बनाने की तरफ। उस दिन की मामूली सुबह थी, जैसे हर दिन होता है। मेरे पति नाश्ता करते समय रोज के अंदाज में खामोश थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग सा धीमापन था, जैसे कुछ सोच रखा हो और उसे कहना अभी बाकी हो। मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, आज ऑफिस में कोई खास काम है क्या? उन्होंने नाश्ता करते हुए हल्के से सर हिलाया, फिर कहा कि हाँ, काम तो है, लेकिन शायद कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? उन्होंने कहा कि शायद हैदराबाद, बिजनेस मीटिंग है, एक हफ्ते का काम है। ये पहली बार था जब वो इतने सालों में अकेले बाहर जा रहे थे। आदेश का व्यवहार ऐसा नहीं था, वो हमेशा ट्रैवल से बचते थे, छुट्टियों पर भी कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। आदेश जल्दी से तैयार होकर चले गए थे। मैंने उनकी गैर मौजूदगी को मामूल का हिस्सा बना लिया था, जैसे कोई मेहमान वापस अपने घर चला जाए और घर की खामोशी दोबारा लौट आए। पहले दिन तो जैसे रोज की जैसा था। मैंने वक्त पर खाना बनाया, पौधों को पानी दिया, शाम को बहन के बच्चों के साथ खेलती रही। दूसरा दिन भी गुजर गया था। तीसरे दिन थोड़ी बेचैनी होने लगी। मेरे पति फोन पर बात तो कर लेते थे, लेकिन मामूली सी, और बस इतना कहते थे कि ठीक हूँ, काम चल रहा है, मौसम गर्म है, बस इतना ही। 8 दिन गुजर चुके थे जब आदिश ने मैसेज भेजा कि वापसी में कुछ दिन और लग जाएंगे। कोई खास सफाई नहीं दी। मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, शायद अब आदत हो चुकी थी। 12वें दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाज़ा खोल कर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान मेरा पति था, लेकिन बहुत बदले हुए थे। उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव था। वो आदेश जो हमेशा हल्का सा शेव रखते थे, आज उनका चेहरा साफ था। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनके बाल जो अब तक सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, गहरे काले हो चुके थे। मैंने उन्हें कुछ लम्हे को देखा, फिर धीरे से कहा कि आपने तो अपना गेटअप ही चेंज कर लिया है। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ, बस ऐसे ही सोचा कि थोड़ा फ्रेश लगूं। मैंने दरवाज़ा पीछे हटाया। वो अंदर आए, जैसे कुछ भी अजीब न हो। कमरे में बैठते ही उन्होंने कहा, चाय मिलेगी? मैंने कहा, अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन दिल में सवाल घूमने लगे। वो आदेश जो कहते थे कि उन्हें अपनी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, आज अचानक कलर किए हुए बालों और क्लीन शेव में क्यों थे? चाय लाते हुए मैंने हल्के से पूछा, हैदराबाद में बहुत बिजी रहे आप? काफ़ी नए लोग मिले होंगे, आपको अच्छे ख्याल मिले होंगे, कुछ बिजनेस प्लानिंग भी बनाई होंगी, और फिर अचानक कितना बदलाव? उन्होंने चाय का घूंट लिया और कहने लगे कि कभी-कभी इंसान को खुद को नया महसूस करवाना ज़रूरी होता है। उनकी बात ठीक थी, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आवाज़ पहले जैसी थी, लेकिन व्यवहार जैसे कुछ बदला हुआ सा था। रात के खाने पर वो पहले से ज़्यादा बातें कर रहे थे, बच्चों का हालचाल पूछ रहे थे, बहन की भी खैरियत मालूम कर रहे थे, यहाँ तक कि टीवी पर आने वाली खबरों पर भी कमेंट्स कर रहे थे। मैं चुपचाप उनके अंदाज को नोटिस कर रही थी। अगले दिन वो नया परफ्यूम लगाकर ऑफिस गए। मैंने कहा, ये खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि नया परफ्यूम खरीदा है, सोचा कुछ नया आजमाना चाहिए। उनके जाने के बाद मैंने उनकी अलमारी खोली। अंदर कई नई शर्ट्स टंगी हुई थी, कुछ ब्रांडेड परफ्यूम और एक महंगे जूते का डब्बा था। ये वो सारा सामान था जो उनके मिजाज में नहीं था। अब अचानक उनकी रोज़मर्रा की पसंद कैसे बन चुका था? मैंने सच जानने की ख्वाहिश दिल में दबाई कि अगर वो मुझे कुछ बताना चाहेंगे तो खुद ही बताएंगे, लेकिन एक अंदरूनी उलझन लगातार बढ़ती जा रही थी। आदेश अब पहले जैसे नहीं रहे थे, और मैं जानती थी हर जाहिर होते हुए बदलाव के पीछे कोई न कोई हकीकत ज़रूर छुपी होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मार्च की दोपहर थी, जब सूरज के चमकने के साथ साथ अंदर के सवाल भी तपने लगे थे। आदेश की वापसी को कुछ दिन हो चुके थे। उनके बर्ताव में अब एक नई हरकत थी, बातें कम, समय का हिसाब किताब ज़्यादा, और सबसे बढ़कर हर चीज़ में अपना ख्याल रखना। नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ नया। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और के लिए ख़ास बन रहे हों। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा सब वहम हो सकता है, लेकिन वहम भी अक्सर सच के दरवाजे की कुंडी होते हैं। एक दिन पड़ोसन आई और कहने लगी कि बाहर कुछ देर के लिए चलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, नए कपड़ों की कलेक्शन आई है, एक बार चलकर नज़र तो मार लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं। शायद मेरा दिल भी चाहता था कि किसी और माहौल में सांस ली जाए। हम दोनों मॉल की तरफ रवाना हो गए थे। एयर कंडीशन की ठंडी हवा, रोशनी से सजा हुआ माहौल और दुकानों की चमक धमक ने उस टाइम पर तो मुझे मेरे पति के बदलते हुए व्यवहार से हटा दिया था। हम एक कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए, जहां औरतों के कपड़ों की बड़ी कलेक्शन रखी गई थी। पड़ोसन ने 2 साड़ियां निकाली और कहने लगी, भाभी जी, ये कलर देखो, ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने साड़ी हाथ में ले ली थी कि अचानक मेरी नज़र दुकान के कोने में गई। पहले पल में शायद समझ नहीं आया था, लेकिन दूसरे लम्हे दिल जैसे धक से रह गया था। सामने सोफे पर मेरा पति बैठा हुआ था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ एक जवान लड़की भी थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी हंसी और अंदाज, सब कुछ बहुत साफ था। वो एक साड़ी हाथ में लेकर मेरे पति से कुछ कह रही थी, और मेरा पति मुस्कुराकर सर हिला रहा था। फिर वो उठा और कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहां उसने क्रेडिट कार्ड निकालकर उस साड़ी को खरीद लिया था। मैं पलटने ही लगी थी, लेकिन मेरी आंखें जैसे वहीं जम गई थी। आदेश उस लड़की को शॉपिंग बैग दे रहे थे, और वो हंसी के साथ उनको थैंक यू बोल रही थी। फिर वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ने लगे।
आदेश के हाथ में और शॉपिंग बैग्स थे। मैंने चुपके से कदम पीछे खींचे। पड़ोसन ने मेरी हालत देखी तो आगे बढ़कर कहने लगी, क्या हुआ है? मैंने बस इतना कहा कि मुझे वापस जाना है। अभी हम दोनों तेजी से मॉल से बाहर ही निकले थे। मेरी सांसें बेचैन हो रही थी। आंखों के सामने मेरे पति का बदला हुआ चेहरा था। उनकी वो मुस्कुराहट जो मैंने महीनों से नहीं देखी थी, आज एक मास्क के पीछे छुपी लड़की के साथ जुड़ी हुई थी। रिक्शा में बैठते हुए पड़ोसन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था कि आदमी चुपचाप सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन औरत को पता तब चलता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते हुए पेड़ों को देखती रही। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिराए और बेड पर बैठ गई थी। मेरे हाथों में वही साड़ी थी जो मैंने दुकान से उठाई थी, लेकिन अब उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था। पड़ोसन अंजलि चुपचाप मेरे पास बैठी रही। फिर कहने लगी, तुम कहती थी ना कि तुम्हारा पति ऐसा नहीं कर सकता। अब तुमने खुद देख लिया है कि उसके साथ कोई जवान लड़की थी जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन अंदाज सब कुछ बता रहा था। मैंने सर झुका लिया था। वो लड़की खुश थी उसके साथ, जैसे आदेश उसके लिए सब कुछ हो। अंजलि की आवाज़ में दुख नहीं, हकीकत थी। उन्होंने कहा, ये मर्द समाज अपनी उम्र, अपनी पत्नी और अपनी वफादारी सब कुछ भूल जाते हैं। बस जहां उन्हें खुशी मिले ये वहीं चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। आदेश अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने फ़ोन उठाया फिर रख दिया। दोबारा उठाया, नंबर मिलाया, लेकिन आखिरी लम्हे को फ़ोन काट दिया। क्या पूछती मैं उनसे कि वो मॉल में क्या कर रहे थे और वो लड़की कौन थी, या फिर ये कि इतनी देर से घर क्यों आए। सवाल मेरे गले में अटक गए थे। जब आदेश देर रात को घर आए, मैं दरवाजे की आड़ से उनको देख रही थी। वो हाथ में शॉपिंग बैग लिए हुए थे, शायद मेरे लिए, शायद नहीं। उनके चेहरे पर वही रौनक थी जो मैं मॉल में देख चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पति को एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं जाग रही हूँ या सो चुकी हूँ। शायद उन्हें फ़र्क पड़ता भी नहीं था। और वो रात लंबी थी। मेरे आंसू तकिए पर नहीं बल्कि मेरे दिल के अंदर जज्ब हो रहे थे, और दिल में बस एक बात गूंजती रही, वो आदेश जो कल तक सिर्फ मेरा था, आज किसी और के साथ खुशी खरीद रहा था। इस किस्से के बाद मैंने कुछ दिन खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था। घर के काम वैसे ही चलते रहे, खाना पकता, सफाई होती, पर मेरी आंखें मेरी मौजूदगी की कमी को रोज़ तोलती रहीं। वो पहले की तरह खुश मिजाज नहीं थे, न ही ज़्यादा वक्त घर पर गुजार रहे थे। अक्सर कहते कि ऑफिस में देर हो जाएगी, मत जागना, मेरा इंतज़ार मत करना। एक दिन सुबह को जल्दी उठे, तैयार हुए और नाश्ता किए बिना ही बाहर निकलने लगे। मैंने पूछा, चाय तो पी लो कम से कम। उन्होंने कहा कि नहीं, आज जल्दी निकलना है, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है। मैंने चेहरा ऊपर करके उनकी तरफ देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरठ जा रहा हूँ। वो जूते पहन रहे थे और कहने लगे कि कल रात मुझे अचानक ऑफिस से पता चला है मेरे साथ एक और साथी भी जा रहा है। मैंने कोई सवाल नहीं किया, न कोई एतराज़ किया, बस खामोशी से सर हिला दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और फिर वो जा चुके थे। लेकिन मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक दिन पहले की मॉल की वो पहली तस्वीर मेरी आंखों में अभी तक घूम रही थी। वो मास्क वाली लड़की, मेरे पति की मुस्कुराहट और शॉपिंग बैग, सब कुछ। और आज उनका इस तरह से अचानक ट्रैवल करना सब कुछ जोड़ चुकी थी। दोपहर में पड़ोसन अंजलि आई और उसके हाथ में पकौड़े थे। उसने दरवाज़ा बंद करते ही पूछा, कहाँ है तुम्हारा पति आदेश साहब? मैंने कहा, कहकर गए हैं कि 2 दिन के लिए मेरठ जा रहे हैं। अंजलि ने जैसे मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा, वो खुद फ़ोन करते हैं जब उन्हें टाइम होता है। अंजलि ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, मेरी मानो तो तुम्हें उससे सीधा पूछना चाहिए। मर्द अगर एक बार छुपाना शुरू करे तो वो आदत बन जाती है। मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, क्या लाई हो? उन्होंने कहा कि हाँ, गरम गरम पकौड़े लाई हूँ, दिल किया तो बना लिया, तुम्हारे लिए भी ले आई। वो सोफे पर बैठ गई थी। फिर कहने लगी, देखो बहन, एक दिल तुम्हारा है जो अभी भी आदेश पर भरोसा करके बैठी हुई हो। शाम को मेरे पति का फ़ोन नहीं आया था।
मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया, दोनों बार बिज़ी जा रहा था। रात होने लगी तो मैंने मैसेज भेज दिया, ठीक हो ना? खाने का टाइम हो रहा है, फ़ोन कर लेना। उन्होंने रात के 11 बजे के बाद फ़ोन किया। उनकी आवाज़ थकी हुई थी। कहने लगे कि बस अभी होटल पहुंचा हूँ, ट्रैफिक बहुत था, फ़ोन चार्ज नहीं था। मैंने कहा ठीक हो ना? उन्होंने कहा कि हाँ सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। फ़ोन बंद हुआ तो मेरी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर जमी रह गई थी। अगले दिन मैंने खुद को बिजी रखा, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। आदेश की तरफ से कोई खबर नहीं थी। पड़ोसन फिर आई। इस बार वो कुछ सुनकर आई थी। कहने लगी, मैं कल शॉपिंग मॉल गई थी अपनी कजिन के साथ। मैंने वहां आदेश जी को देखा। ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप छलक गया था और कहने लगी कि उनके साथ में वही मास्क वाली लड़की भी थी जो उस दिन उनके साथ थी। आदेश जी ने काउंटर से कुछ गोल्ड रिंग्स खरीदी लड़की को दिखाकर। मैंने अपने हाथों की उंगलियों को देखा। अंजलि ने कहा, तुमने अपने पति से बात की? मैंने कहा नहीं। अंजलि ने बताया कि तुम्हारा पति मुझे देखकर घबरा गया और वहां से फौरन निकल गया। मेरे लिए अब इनकार मुमकिन नहीं रहा था। अब वो शक नहीं रहा था, हकीकत बन गया था। रात को मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, कहाँ हैं आप? उन्होंने कहा, बताया था ना कि मेरठ में हूँ, कल रात की वापसी है। मैं खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी, तुमने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने कहा, आदेश तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो सिर्फ इतना बोला, अभी तुमसे बात नहीं हो सकती। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, आंखें बंद की तो एक एक नज़ारा आंखों के सामने घूम गया था। वो दिन, वो लड़की, मेरे पति की मुस्कुराहट और पड़ोसन की बातें, और सबसे बढ़कर मेरा वो भरोसा जो अब टूट कर बिखर चुका था। पड़ोसन की आवाज़ दिमाग में गूंज रही थी कि मर्द चुपचाप सब बदल लेते हैं और औरत सिर्फ देखती रह जाती है। उस रात मैंने सारी रात कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तय कर लिया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, और ये कि मेरा पति जो मेरे भरोसे की वजह था, अब मेरे सवालों के दायरे में आ चुका है। 2 दिन के बाद दरवाज़ा बजा। मैं आंगन में कपड़े डाल रही थी। धीरे से हाथ झाड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने ही आदेश खड़े हुए थे। उनके साथ एक लड़की थी। आज इस लड़की के चेहरे पर मास्क नहीं था। उस लड़की के साथ एक छोटा सा बैग था। उसकी नज़र झुकी हुई थी। मेरे पति ने मुझसे नज़र नहीं मिलाई, बस धीरे से कहने लगा, ये मेरे साथ ही रहेगी, मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, अभी बस तुम अंदर आ जाओ। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन चेहरे पर खामोशी की चादर ओढ़े मैं एक तरफ हट गई थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। खामोशी से कमरे के कोने में खड़ी हो गई। मेरे पति ने कुछ देर के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की मेरे साथ किचन में थी। कुछ बोली नहीं, बस आंखों से इशारे से पूछती रही। मैंने बर्तन में खाना बनाया और चुपचाप सारा काम करती रही। मैं पति के लिए प्लेट सजाकर टेबल पर रख रही थी। वो आकर बैठ गए थे और उनके साथ वो लड़की भी। दोनों खाना खाने लगे जैसे ये सब कुछ बहुत मामूली सी बात हो। मैंने पहली बार सोचा कि शायद सच में अब ये सब कुछ मामूली बनने वाला है। अगले दिन सुबह जब मैं किचन में चाय बनाने लगी तो वो लड़की पहले से वहाँ मौजूद थी। खामोशी से चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वापस पलट गई। कमरे में आकर खामोशी से खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंधेरा बढ़ गया है। मेरे पति अब ज्यादा समय उसके साथ गुजारते थे। किचन में हंसी हंसी में कुछ कह लेते थे। मैं बराबर से गुजर जाती थी, लेकिन अब मुझे महसूस होता था कि मैं इस घर में सिर्फ एक मेहमान बन चुकी हूँ। एक ऐसी मेहमान जिसकी कदर इस घर में अब खत्म हो चुकी है। एक दिन दोपहर में वो लड़की मेरे कमरे में आई। हाथ में चाय की ट्रे और बिस्किट थे। हल्की आवाज में कहने लगी कि आपने दोपहर की चाय नहीं पी थी, मैं लेकर आई हूँ। मैंने हाथ से इशारा किया कि रख दो। वो ट्रे रखकर जाने लगी, फिर रुक गई। कहने लगी कि मैंने आपसे कुछ नहीं छीना है, ना आपका पति और ना ही आपका घर। जो कुछ हुआ मेरी मर्जी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी जिसके पास मोहब्बत होती है उसे कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन मेरी बहन के बच्चे आए तो मेरे पति पहले की तरह उनसे बहुत मोहब्बत से मिले थे, मगर अब उनके अंदाज में वो जोश नहीं था जो पहले देखा था। वो लड़की बच्चों के साथ भी घुल मिल गई थी।
उनके साथ केक बनाया करती थी, उन्हें कहानी सुनाया करती थी और आखिर में उनको टॉयज भी दिए। मेरे भांजे ने आकर कहा कि आंटी, वो नई आंटी तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे स्टोरी भी सिखाई है। मैं मुस्कुराई लेकिन अंदर कुछ चुभ गया था। मेरा अपना वजूद जैसे धीरे धीरे मिट रहा था। सुबह नाश्ते के बाद मेरे पति ने डाइनिंग टेबल पर बैठते बैठते कहा कि घर के काम अब तुम दोनों को बांटने होंगे, एक का बोझ दूसरी पर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी नज़र अखबार पर थी। वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे ऑफिस में किसी कलीग को हुक्म दे रहे हों। नई पत्नी जिसे अब वो सब कुछ समझते थे, वो खामोशी से बर्तन उठाकर किचन में जा चुकी थी। मैंने जवाब नहीं दिया था, न ही हाँ में सर हिलाया था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर खामोश रही तो कुछ दिन में इस घर की छत भी मेरे सर से हट जाएगी। डिवोर्स का शब्द अब मेरे पति की आंखों में छुपा रहने लगा था। अभी जुबान पर लाने की नौबत नहीं आई थी, इसलिए मैंने अगले दिन झाड़ू उठा ली और किचन वॉशरूम आंगन की सफाई मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। वो सुबह नाश्ता बनाया करती थी, मैं दोपहर में सफाई करती थी, शाम को वो चाय बनाया करती थी और रात का खाना भी वो ही बना लिया करती थी। कभी कभी मैं भी बना दिया करती थी। आदेश ने शेड्यूल बना दिया था, जैसे जिंदगी कोई ऑफिस की ड्यूटी हो। शुरू के दिनों में सिर्फ खामोशी से काम करती रही। दिल में जो बोझ था वो शब्दों में नहीं आता था। हर बार जब मैं जमीन साफ करती थी, आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां उभर आती थी। जब मेरा पति मेरे हाथ से झाड़ू लेकर कहता था, तुम बैठो मैं कर लेता हूँ। अभी तो मेरा वही पति कमरे में बैठा मोबाइल देखता रहा और मैं कचरे की थैली हाथ में लिए अंदर बाहर भागती रही। एक दिन मैंने देखा कि वो लड़की रचना मेरे पति की शर्ट प्रेस कर रही थी। मेरे पति दरवाजे के पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी पीठ किचन की तरफ थी, पर मेरी आंखें सब कुछ देख रही थी। शाम को इस शर्ट पर मैंने प्रेस का गर्म निशान लगा दिया था, धीरे से, सावधानी से, ताकि पता न चले। आदेश ने सुबह वही शर्ट पहनी और कमरे से निकलते हुए कहने लगे, पता नहीं कैसे जल गई। मैं खामोश रही, लेकिन दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। वो पहली छोटी सी जीत थी, लेकिन मामूली थी। दूसरे दिन मैंने खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। रचना डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, आदेश के साथ। दोनों ने खाना शुरू किया, लेकिन आदेश कुछ नहीं बोले, बस खाना खाते रहे और बाद में पानी का गिलास पीकर कहने लगे कि आज खाने में नमक बहुत तेज है, लेकिन चलो टेस्ट बदलना भी ज़रूरी होता है। वैसे खाना बहुत टेस्टी था। मैंने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे हैं। मैं अब इस घर में सिर्फ काम करने वाली एक मेंबर हूँ, वो पत्नी जो सिर्फ नाम की रह गई है। अगले दिन रचना बर्तन धोकर कपड़े बदलने चली गई थी। मैंने उसकी अलमारी खोली, आदेश की नई प्रेस की हुई शर्ट निकाली और धीरे से उस पर प्रेस का निशान छोड़ दिया था। फिर शर्ट को ऐसे फोल्ड करके वापस रख दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को जब आदेश ऑफिस से आए और वही शर्ट पहनने लगे, तो उस पर एक धुंधला निशान बन गया था। उन्होंने कहा, ये शर्ट किसने रखी है? रचना आगे बढ़ी और कहने लगी कि मैंने रखी थी, सुबह प्रेस भी की थी। आदेश ने कहा, तो फिर ये निशान कैसा है? आदेश ने शर्ट उतार कर पलट दी। रचना खामोश खड़ी रही, उसके चेहरे पर उलझन थी। मैं चुपचाप पीछे से सब कुछ देख रही थी। ये तो एक मामूली सा किस्सा था, मगर मुझे लगा कि जैसे एक और कदम आगे बढ़ूंगी। अब ये सिलसिला चल पड़ा था। कभी चाय में चीनी ज़्यादा कर देती थी, तो कभी आदेश की चप्पल अलमारी के पीछे रख देती थी, तो कभी उनकी पसंद के मुंह से धूप में डाल देती थी। सब कुछ मामूली सी बात थी, लेकिन हर बार निशाना वही बनती थी जो अब मेरे घर में मेरे पति के साथ रह रही थी। एक दिन रचना किचन में थी, मैं बर्तन धो रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि आज तो चाय बहुत मज़े की थी। आदेश ने भी उसकी तारीफ की। मैंने बर्तन साबुन में डालते हुए जवाब दिया कि कभी कभी मज़ा इत्तेफाक से भी आ जाता है, इरादा ना भी हो तब भी। वो पल भर को रुकी थी, फिर कुछ कहे बिना निकल गई। मुझे लगा कि शायद वो कुछ महसूस कर चुकी है, लेकिन वो भी कुछ कम चालाक नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि वो आदेश के कमरे में एक नए परफ्यूम का डिब्बा खोल रही थी। उसने उसे कुछ देर अपने हाथ पर लगाया और खुशबू सूंघी। आदेश ने पास बैठकर कहा, ये तुम पर बहुत जचेगा। मेरी मौजूदगी उस लम्हे सफ़र के बराबर थी। मैं चाय का कप लेकर दरवाजे के करीब खड़ी रही थी।
फिर कप टेबल पर रखकर वापस पलटकर आ गई थी। अब बात सिर्फ नीचा दिखाने की नहीं थी, अब ये मामला इज्जत और भरोसे का भी था। मैं जानती थी अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरे पति के दिल से मेरी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, और शायद उसके मिटने से पहले मुझे इस नई जिंदगी को हिलाना पड़ेगा, खामोशी से बेआवाज, जिसे मैं हिला चुकी थी। कभी कभी ऐसी बातें तब ज्यादा चुभती हैं जब दुश्मन खामोशी से मुस्कुराकर तुम्हारी ही चाल नाकाम कर दे। मेरे वार भी थमे नहीं थे, लेकिन उनका असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन जब उनकी नई पत्नी रचना ने आदेश के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया, तो मैंने नमक की शीशी खुफिया तरीके से उसमें डाल दी थी। नमक इतना ज्यादा हो गया था कि पहला निवाला लेते ही आदेश की जुबान जल जाए। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। आदेश ने पहला निवाला लिया, कुछ लम्हे के लिए रुक गए, फिर दूसरा निवाला भी लिया। इसके बाद बिना किसी एक्सप्रेशन के खाना छोड़कर उठ गए थे। खाने के बाद जब वो किचन में गए, मैं खामोशी से बर्तन समेट रही थी। रचना धीरे से कहने लगी कि नमक कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था क्या, लेकिन आदेश ने कुछ नहीं कहा। मैंने बर्तन धोते हुए कहा कि शायद जुबान की बर्दाश्त बढ़ गई हो। वो मेरी बात को समझ गई थी या नहीं ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन अगले दिन वो फिर से वैसा ही खाना बना रही थी। इस बार मैंने मिर्ची के जार में से लाल मिर्च पाउडर निकालकर खाने में डाल दिया। आज तो खाने में मिर्च तेज होना पक्का था। रात का खाना वही नतीजा लेकर आया। आदेश ने आज भी ज्यादा पानी पिया, पर एक शब्द नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। मुझे हैरानी इस बात पर हुई थी कि जो इंसान मेरा थोड़ा सा नमक कम करने पर भी कह देता था कि तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, आज वो सारी बातें खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था, जैसे खाने का टेस्ट अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। एक शाम वो रचना के साथ बैठे मोबाइल में फोटो देख रहे थे, हंस रहे थे। फिर कहने लगे कि ये फोटो हैदराबाद की है, बहुत अच्छा दिन था। रचना ने कहा कि आपके चेहरे पर उस दिन अजीब सी चमक थी, हो सकता है कि ये नएपन की खुशी हो। ये शब्द मेरे लिए दिल पर तीर बनकर लगे थे। मैं किचन में चाय बनाती तो हाथ कांपने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला था। चाय ट्रे में रखी और खामोशी से अंदर आ गई थी। चाय रखते हुए आदेश ने बस इतना कहा कि थैंक यू। पहले वो कहते थे कि तुम्हारे हाथ की चाय अलग होती है, अब मेरे लिए सिर्फ थैंक यू बचा था। अगले दिन मैंने उनकी वॉच छुपा दी थी। उन्होंने घबराहट से नहीं, सुकून से दूसरी वॉच पहन ली। फिर मैंने उनकी फाइल में से एक ज़रूरी कागज़ हटा दिया। ऑफिस से वापसी पर जब वो आए तो सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी याददाश्त भी थक जाती है। मैं हर दिन आदेश को पुराने आदेश में ढूंढती थी और वो जैसे मेरे लिए ख़त्म हो चुके थे। एक दिन जब वो मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो मैं उनके सामने बैठ गई थी और कहा कि कुछ दिनों से तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि घर में कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बदला तो है, लेकिन सिर्फ चीजें नहीं, लोग भी। और जब सब कुछ बदल जाए तो शिकायत बेमतलब हो जाती है। मैंने पूछा, तुम्हें महसूस नहीं होता कि घर में कोई तुम्हारी चीज छू रहा है, तुम्हारे काम खराब हो रहे हैं? उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा और कहने लगी, महसूस होता है, लेकिन कुछ चीजें बर्दाश्त करने से दिल हल्का रहता है। रिएक्शन देने से रिश्ते नहीं बचते, बिखर जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकी थी। आदेश बदल चुके थे, इतना कि अब मेरी कोई चाल, कोई साजिश उन पर असर नहीं डाल रही थी। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, जैसे मेरी नफरत अब उनके लिए इतनी ज़रूरी नहीं रही थी। शायद मैं उनकी दुनिया से इस हद तक निकल चुकी थी कि मेरी मौजूदगी और मेरी गैर मौजूदगी का फ़र्क मिट चुका था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। घर के काम, आदेश की खामोशी और मेरी बेआवाज़ हार लगातार जारी थी। एक दिन रचना दोपहर के समय मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद डब्बा था। उसकी आंखों में अजीब सी शराफत थी, जैसे किसी राज के साथ आई हो। उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठ गई थी और कहने लगी, आपके और आदेश के बीच जो कुछ है वो मैं समझ सकती हूँ। मैंने कभी आपकी जगह नहीं ली और न ही लूँगी। मैं खामोश रही। ऐसे शब्द तो मैं कई बार सुन चुकी थी। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपको माँ बना सकती हूँ। अचानक मेरे हाथ में जो मोबाइल था वो ज़मीन पर छूटकर गिर गया। मैंने उसकी तरफ देखा।
बोलने के लिए शब्द नहीं मिले, सिर्फ इतना कहा कि मतलब। उसने कहा, जैसा मैं कह रही हूँ, अगर आप मान जाएं तो मैं वो तरीका इस्तेमाल कर सकती हूँ जिससे आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। मैंने कुर्सी को मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे वो वहां उस पर से गिर न जाऊं। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि माँ बनना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन उसने कहा कि मैं इस चीज़ को मुमकिन बना सकती हूँ। उसकी आवाज़ में यकीन था, जैसे वो किसी साइंटिस्ट की तरह बात कर रही हो। मैंने कहा, तुम डॉक्टर हो? उसने कहा कि नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने कुछ लम्हे सोचा। आदेश का बदलता हुआ व्यवहार, उसकी दूरी, मेरी खाली गोद। अगर उसमें कुछ उम्मीद है तो क्यों ना सही मैं इस काम को कर लूं। कुछ देर के बाद मैंने सर हिला दिया। वो मुस्कुराई और कहने लगी, लेकिन एक शर्त है, आपको जो मैं दूंगी वो रोज रात को आपको इस्तेमाल करना होगा। और कहने लगी, और कुछ मत पूछना। मैंने उसकी आंखों में देखा, चालाकी थी या रहम समझ नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक है। उस रात वो मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। खुशबू इतनी तेज थी कि दरवाज़ा खुलते ही कमरे में महक फैल गई थी। उसने कहा कि ये इत्र है, सिर्फ नाभि पर लगाना है। मैं खुद लगा दूंगी, आप बस लेट जाओ। मैंने चादर ओढ़ी और वो पास आई। उंगली पर इत्र लगाकर नाभि पर उसे छुआ। मुझसे कहने लगी कि अपनी आंखें बंद कर लो। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ नींद की गहरी लहर आई और फिर कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह मैं जागी तो बदन में भारीपन था, लेकिन रात का कुछ याद नहीं आया। वो नाश्ता बना चुकी थी और आदेश हमेशा की तरह खाने में बिजी थे। दूसरी रात फिर वही हुआ, इत्र, खुशबू और नींद। तीसरे दिन मैंने उससे पूछा, ये इत्र किस चीज़ का है? तो उसने जवाब दिया, ये सिर्फ खुशबू है नींद लाने के लिए, आपको आराम की ज़रूरत है। उसने शीशी को तकिए के नीचे छुपा दिया था। मैं कुछ नहीं बोली। एक हफ्ता गुजर गया था। नींद की कंडीशन बढ़ने लगी थी। दिन में चक्कर आते थे, भूख कम हो गई थी, लेकिन वो कहती थी कि ये सब इसी काम का हिस्सा है, फिक्र मत करो। मैंने खुद को समझाया था कि अगर नतीजा वही हो जिसकी बरसों से मुझे ख्वाहिश रही है, तो कुछ दिन की उलझन की कोई परेशानी नहीं है। एक दिन आदेश आए, उनके चेहरे पर थकन थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा कि नहीं, कुछ दिनों से बोझल रहती हूँ, नींद ज्यादा आती है। उन्होंने मेरी कलाई थामी और कहने लगे कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रचना ने एक लम्हे के लिए नज़र नीचे रखी, फिर कुछ नहीं कहा। डॉक्टर के कमरे में बैठे हम दोनों चुप थे। आदेश के चेहरे पर उलझन और हैरानी के एक्सप्रेशन थे और मैं अपनी नज़रें टेबल के किनारे पर जमाए बैठी हुई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और धीरे से कहा कि बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। कमरे में जैसे एक लम्हे को खामोशी जम गई थी। आदेश ने मेरी तरफ देखा, फिर डॉक्टर की तरफ देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी हैरानी थी जैसे किसी ने बरसों के बाद कोई भूला हुआ दरवाज़ा खोल दिया हो। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सच में? तो डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगे कि जी हाँ, बिल्कुल यही सच है। 2 महीने का टाइम बहुत ज़रूरी होगा, सावधानी बरतनी होगी। घर आते समय आदेश रास्ते में खामोश थे। उनकी नज़र कभी खिड़की से बाहर थी तो कभी कार के डैशबोर्ड पर थी। मैं कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अंदर एक हल्की सी रोशनी जलने लगी थी। बरसों के बाद ये लम्हा था जब मेरा दिल धड़कने लगा था, जैसे किसी खुशी की उम्मीद पर। घर पहुंचते ही वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल कर रुके। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो पीछे पीछे आए और कहने लगे कि तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये शब्द मैंने बहुत समय के बाद सुने थे। रात के खाने पर मैंने देखा कि उन्होंने मेरी प्लेट में खुद ही खाना डाला था। कम मिर्च का खाना रचना ने बनाया था। वो भी खामोशी से सामने बैठी हुई थी, उसकी नज़रें भी झुकी हुई थी। आदेश ने मेरी तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि खट्टा मीठा खाने से परहेज करना। मैंने सर हिला दिया था। उन्होंने कहा, तो फिर मैं कल से तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊँगा, सेब, केला, और जो तुम चाहो मुझे बता देना। वहाँ खामोशी छा गई थी। रचना, जो दिन रात मेरे पति के साथ वक्त गुजारती थी, अब जैसे एक तमाशा बन चुकी थी। मैंने पहली बार आदेश को देर तक मेरे पास बैठे हुए देखा था। वो मेरे हालचाल पूछते थे, दोपहर में फ़ोन करते थे, शाम को जल्दी आ जाते थे। कभी फ्रूट्स लेकर आते थे तो कभी दूध लेने के लिए खुद बाहर चले जाते थे। वही आदेश जो महीनों से मेरे कमरे के अंदर कदम नहीं रखते थे,
अब हर रात मेरे पास कुछ देर ज़रूर बैठते थे। एक दिन जब मैं दोपहर के समय आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, आदेश आए। उनके हाथ में एक किताब थी और कहने लगे कि ये तुम्हारे लिए है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें सब है। मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था। मुझे लगा तुम्हें भी पता होना चाहिए। मैंने बुक हाथ में पकड़ ली थी। दिल जैसे नरम हो गया था। वो छोटे छोटे लम्हे जो बरसों से गायब थे अब लौटने लगे थे। शाम को जब मैंने किचन में खुद कुछ बनाने की कोशिश की तो आदेश आ गए और कहने लगे कि क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैंने कहा कि बस थोड़ी सी दाल बना रही हूँ। उन्होंने कहा छोड़ दो, रचना बना लेगी, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। मैंने उनके हाथ में चाय का बर्तन देखा। वो नज़ारा जो पहले कभी मामूली सा लगता था अब नया लगने लगा था। रचना कुछ दिनों से खामोश रहने लगी थी। वो पहले की तरह आदेश से बात नहीं करती थी, ना ही ज्यादा आदेश के साथ बैठती थी। मैंने उसे कई बार दरवाजे के पीछे से देखते हुए पाया था, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था, जैसे उसे पता हो कि ये सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। शायद वो जानती थी कि आगे क्या होना है। एक रात जब मैं लेटने लगी तो आदेश आए, बेड के पास बैठ गए और धीरे से कहने लगे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है ऊपर वाला हमें देर से सुनता है पर ज़रूर सुनता है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद कर ली। अब आदेश हर दिन बदलने लगे थे। वो जो पहले मोबाइल में बिजी रहते थे अब मेरे लिए टाइम निकालने लगे थे। वो जो दूसरी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अब मुझे अहमियत देने लगे थे। मैंने उन्हें एक दिन अलमारी में पुरानी बेबी क्लॉथ निकालते हुए देखा, जो मैंने बरसों पहले बाजार से खरीदकर ऐसे ही संभाल कर रख दिए थे। मैंने पूछा, ये आप अभी से निकाल रहे हो? उन्होंने कहा कि बस मन कर रहा था, सपनों को हकीकत मिली तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि ये समय यहीं पर थम जाए, ये लम्हे यहीं पर रुक जाएं। एक सुबह आदेश ने नाश्ते की टेबल पर मेरे लिए ढेर सारे फ्रूट्स और जूस का गिलास रख दिया और कहने लगे कि अब तुम सिर्फ अपनी नहीं किसी और की भी जिम्मेदारी हो। रचना जो आदेश के बराबर में बैठी हुई थी वो भी हल्के से मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वो बात नहीं थी जो पहले होती थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं फिर से ज़रूरी हो गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक सरसराहट थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं छुपा हुआ ज़रूर है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे शरीर पर थकन का साया वैसा ही कायम था। आदेश अब मेरी देखभाल में दिन रात बिजी हो गए थे। मेरी आंखों के सामने कुछ सवालों की धुंध थी जो साफ होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रात रचना मेरे कमरे में आती थी, वही पुरानी शीशी हाथ में लेकर, और इत्र नाभि पर लगाकर कहती थी कि अब सो जाइए। पहले पहले तो ये सब कुछ स्वीकार करना मेरे लिए आसान था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें बार बार पलटने लगी थी। वो इतनी नींद सिर्फ नींद ही क्यों लाता है? सोते समय मेरा पूरा शरीर इतना बेजान क्यों हो जाता है कि आंखें खोलने का भी होश नहीं रहता? आदेश मेरे पास कब आते हैं, कब चले जाते हैं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं होता? एक रात मैंने फैसला कर लिया था। मैंने अपनी अलमारी से रुई निकाली और नाक में लगाकर अंदर लगा ली थी, इतनी अंदर तक कि खुशबू का कोई असर मेरी नाक तक ना पहुंच सके। वो रोज की तरह मेरे कमरे में आई, धीरे से कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि ठीक हूँ, बस थकन है। उसने कहा कि आज का दिन भी स्पेशल है, इत्र मत भूलना। मैं बेड पर लेट गई थी। उसने इत्र लगाया, लेकिन जैसे ही वो पलटी मैंने धीरे से आंखें खोल दी। मेरे इर्द गिर्द रोशनी धीमी थी, लेकिन होश पूरी तरह से आ रहा था। वो बाहर निकली और मैं दबे पैर दरवाजे तक गई। दरवाजे से झांक कर देखा तो वो आंगन में जा रही थी। मैं खामोशी से पीछे होकर अंधेरे कमरे में छुप गई थी। कुछ लम्हे के बाद एक साया आंगन की दीवार के पास से दाखिल हुआ। वो एक जवान लड़का था, दुबला पतला, और उसका चेहरा मैंने पहली बार देखा था। वो उसके सामने खड़ा होकर कुछ कह रहा था और वो सिर हिला रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन शब्द कुछ मेरे कानों तक पहुंच गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को शक तो नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बस कुछ दिन और। ये सुनकर मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया था। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन मैं उठी और खुद पर कंट्रोल रखा।
फिर वो लड़का दीवार फलांकर चला गया था और रचना दोबारा धीरे धीरे कमरे में वापस आ गई थी। मैं बेड पर लेटी थी, आंखें बंद थीं, सांसें धीमी धीमी चल रही थी। उसने दबे कदमों से आकर शीशी अपनी अलमारी में रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने नाक से रुई निकाली और सारी रात जागती रही। आदेश कमरे में आए या नहीं, मुझे आइडिया नहीं था। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी। अगली सुबह आदेश की तबीयत ठीक नहीं थी। वो नाश्ता किए बिना ही कमरे में पड़े रहे। उनका शरीर कमज़ोर और चेहरे पर थकान, आंखें बोझल थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि नींद ठीक से नहीं आई, बदन भारी हो रहा है। मैंने कहा, तुमने कुछ खाया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं खाया, रात से अजीब सी बेहोशी बेहोशी जैसी तबीयत हो रही है। ये सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें भी कोई इत्र लगाता है? उन्होंने कहा, क्या? नहीं तो। और सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं जान चुकी थी कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आदेश भी किसी खुफिया चाल का हिस्सा है। उसी रात मैंने सावधानी से उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। पूरी तरह से अंधेरा था, धीमी रोशनी थी और मेरा पति बिस्तर पर लेटा हुआ था, पूरी तरह से बेहोश। उनका चेहरा सुकून भरा था, जैसे किसी नशे में हो। वो लड़की रचना कमरे में नहीं थी। मैं धीरे से उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी और उसी शीशी को निकाला जिसकी खुशबू मुझे नींद की दुनिया में ले जाती थी। शीशी के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इसकी स्मेल साफ तौर पर कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। ये सिर्फ इत्र नहीं था बल्कि कुछ और था। मैं शीशी कपड़ों के नीचे छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी और फैसला कर लिया कि कल इसे लेबॉर्ट्री ले जाऊंगी। मैं अब किसी और बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। सुबह में रचना रोज की तरह नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। आदेश चुपचाप बैठे हुए थे, निढाल कंडीशन में। मैंने कहा कि आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, शायद बुखार सा है। रचना ने खामोशी से पानी का गिलास बढ़ाया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो जानती थी कि मैं कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर मामूली सा सुकून था। उस दिन पहली बार आदेश दोपहर को अपने कमरे में सो रहे थे और मैं शहर के एक पुराने जानने वाले डॉक्टर के पास वो शीशी लेकर गई थी। उस लेबॉर्ट्री में जमा करवाया और कहा कि किसी चीज़ की मिलावट देखनी है, पूरी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। रात को वो लड़की मेरे कमरे में नहीं आई थी। शायद वो समझ चुकी थी कि कुछ बदल चुका है। मैं अब जानती थी कि इस घर में पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल जारी है जिसमें मैं मोहरा हूँ और मेरा पति भी। लेकिन अब मैं मोहरा नहीं रहूंगी। अगली सुबह रिपोर्ट आने वाली थी और मुझे पता था कि वो सब कुछ बदल देगी। रिपोर्ट अगले दिन की सुबह तैयार रखी थी। मैं लेबॉर्ट्री पहुंची तो सामने टेबल पर सफ़ेद लिफाफा रखा हुआ था। केमिस्ट ने चेहरे पर सीरियसनेस के साथ मुझे बिठाया और कहा कि आपने जो शीशी दी थी उसका पूरा केमिकल एनालिसिस करवा लिया है। मैंने खामोशी से सर हिलाया। इसमें नारकोटिक सेडेटिव है, पूरी तरह से नशा और ऐसी खुशबू जो इत्र की शक्ल में दिमाग पर असर डालती है। इस्तेमाल करने वाला फौरन ही बेहोश न हो, मगर नींद में ज़रूर चला जाता है। होश की कंडीशन ख़त्म हो जाती है। किसी भी तरह का दिमाग या याददाश्त का तरीका लगभग बंद हो जाता है। ये सुनकर तो मेरा शरीर कांप उठा था। मैंने कहा, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसे कॉम्बिनेशन उन गैर कानूनी त्रिकोण में इस्तेमाल होते हैं जहां इंसानों को बेहोश रखकर उनसे कुछ करवाया जाए जिसका उन्हें होश में रहते हुए पता ना हो। ये अस्पतालों में नहीं बल्कि कोई जुर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं लिफाफा हाथ में लेकर बाहर निकली तो ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। मैं वापस घर आकर सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिमाग में कुछ बिखरा हुआ था जो अब साफ होने लगा था। आदेश घर में मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से निकले थे, शायद बैंक गए थे। मैंने अच्छा मौका जानकर वही शीशी और वही रिपोर्ट निकालकर आदेश की दराज में रख दी थी। ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। ये खुशबू नहीं थी, सच का जहर था। शाम होने लगी तो आदेश वापस आए। बहुत थके हुए थे। जैसे हमेशा की तरह कमरे में दाखिल हुए तो दंग रह गए। 1 घंटे के बाद घर के हर कोने से खामोशी टपकने लगी थी। रचना तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर पूरे घर का जायजा लिया। उसके कपड़े, चप्पल, यहाँ तक कि अलमारी में रखा हुआ उसका ज़रूरी कुछ सामान भी गायब था।
आदेश सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। हाथ में वही लेबोरेटरी रिपोर्ट और शीशी थी। आदेश ने थके हुए शब्दों में कहा कि वो चली गई है। मैंने धीरे से जवाब दिया, अकेली नहीं गई है। तुम्हें आइडिया है, तुम्हारी तिजोरी भी खाली है। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम्हारी कीमती घड़ियां, जेवर और सारी नकदी सब ले गई है, और शायद तुमसे ज्यादा जरूरी चीज भी। आदेश की आंखों में वो सवाल उभरने लगा था जिसका जवाब मैं पहले ही जानती थी। मैंने रिपोर्ट का दूसरा पेज उनकी तरफ बढ़ाया, जहां साफ तौर पर लिखा हुआ था, सब्जेक्ट्स फर्टिलिटी टेस्ट एजोस्पर्मिया कंप्लीट इनफर्टिलिटी, मतलब कि पूरी तरह से बांझपन। मेरे पति ने कागज को घूर कर देखा, फिर पीछे टेक लगा ली और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कभी अपना टेस्ट करवाया ही नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, यही गलती थी तुम्हारी। मैंने ठंडे शब्दों में कहा। मैंने कहा, तुमने भी जानने की कोशिश नहीं की कि असली परेशानी कहाँ थी। 15 साल तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। वो कुछ बोल नहीं सके। खामोशी में उनके चेहरे से शर्मिंदगी टपकने लगी थी। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी हो गई। मैंने अलमारी खोली, एक पुराना एल्बम निकाला जो मेरे पति ने कभी हमारी शादी के समय बनवाया था, जिसमें हमारी पुरानी यादें जमा थीं। मैंने कहा कि तुम्हें याद है, तुम कहते थे कि ये फोटो कभी नहीं बदलेगी। आदेश ने सर झुका लिया था। मैंने कहा, ये भी सुन लो, जो बच्चा मेरे पेट में है वो तुम्हारा नहीं है, और तुम अब कुछ भी कर लो, ये सच नहीं बदलेगा। आदेश की आंखें फैल गई थी, जैसे वो किसी पत्थर की तरह जम गए हों। उन्होंने यकीन ना करते हुए कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लेकर आए थे, जिसे तुम लाचार और गरीब और बहुत ही संस्कारी समझते थे, जिसे तुम बहुत मासूम समझते थे, वो एक डॉक्टर के साथ मिली हुई थी। तुम्हें और मुझे एक एक्सपेरिमेंट समझकर इस्तेमाल किया गया। आदेश ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। शायद पहली बार उन्होंने अपनी मर्दानगी की इज्जत के पीछे पीछे सब कुछ एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, और तुमने सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ सहते हुए भी क्यों कुछ नहीं कहा? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी बचाने के लिए नहीं था आदेश, और तुम्हारे पास सिर्फ खोने को कुछ नहीं था। कमरे में होने वाली खामोशी ने आदेश को तोड़ दिया था। वो दीवार से टेक लगाकर बैठे रहे, जैसे उनका पूरा शरीर बोझ बन चुका हो। मैंने धीरे से अपना पल्लू लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, ये जानने के लिए कि मेरे शरीर में पलने वाली जान का हिस्सा किसका है, और क्या सच कड़वा होता है तब भी सच ही रहता है। दरवाजे पर रुकते हुए मैंने पलटकर आखिरी बार अपने पति की तरफ देखा था। अब वो आदेश नहीं थे जिसे मैंने कभी चाहा था। वो अब खामोश और अंदर से खाली हो चुके थे। मैं बाहर निकली, दरवाज़ा बंद हुआ, और पीछे रह गई वो कहानी जिसका अंजाम कितना तल्ख था मगर अब बिल्कुल साफ था। आदेश अकेले रह गए थे उस घर में जिसकी बुनियाद रचना के झूठ पर रखी थी। वो लड़की और उसका साथी गायब हो चुके थे। वो लड़की जिसने मेरे पति को मीठी मीठी बातों में फंसाया था, उसने अपनी मजबूरी सुनाकर मेरे पति को बेबस कर दिया था। वो मजबूर हो गए थे उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो लड़की उनसे कहती थी कि मैं तुम्हें औलाद का सुख दे सकती हूँ। मेरे पति को औलाद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली, और वो बाहर कहीं मेरे पति से मिलती थी तो अपना चेहरा भी इसीलिए छुपाकर रखती थी ताकि उसे कोई और न पहचान सके, क्योंकि वो मेरा पति ही नहीं बल्कि पहले भी ऐसे और घरों को उजाड़ चुकी थी। मैं बस इतना कहती हूँ, अगर वो टाइम पर टेस्ट करवा लेते तो शायद मेरी पूरी जिंदगी की बुनियाद धोखे पर ना रखी जाती। मेरे पति को यही लगता था कि कमी उनके अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी संबंध में सिर्फ एक फर्द की कुर्बानी काफ़ी नहीं होती। सच्चाई और जिम्मेदारी दोनों तरफ से ज़रूरी होती है। समाज में निसंतान सिर्फ औरतों की परेशानी नहीं है बल्कि मर्द की भी हो सकती है, लेकिन अगर मर्द अपनी ईगो की दीवार गिरा दे तो सच वक्त पर सामने आ सकता है और बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अंधा भरोसा, खामोश बर्दाश्त कभी कभी इंसान को इस मुकाम तक ले जाते हैं जहां वो खुद को खो बैठता है। मैं जो जानती ही नहीं थी कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे पति का है या फिर किसी और का। मैं ऐसे नामालूम बच्चे को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने फ़ौरन अपना अबॉर्शन करवा लिया था।
आज मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन जब भी पुराने समय में वापस जाती हूँ तो दिल तड़प उठता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।